आज के इस एक्सप्लेनर में हम साइबर दुनिया के उस अदृश्य जाल का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो हर दिन लाखों लोगों और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना शिकार बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिशिंग की। ये कोई आम तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल है। तो इस एक्सप्लेनर में किन चीज़ों को कवर किया जाएगा, फटाफट देख लेते हैं। हम फिशिंग की पूरी बनावट को समझेंगे, इसके पीछे के मनोविज्ञान यानी स्कैमर्स की सोच को डिकोड करेंगे, ईमेल इनबॉक्स के बाहर के खतरों पर नजर डालेंगे, चेतावनी के संकेतों को पहचानना सीखेंगे और अंत में जानेंगे कि बचाव के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा कैसे तैयार की जाए। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए महंगे फायरवॉल्स और लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स पर करोड़ों खर्च कर देती हैं। फिर भी बिना एक भी लाइन का नया कोड लिखे इन हाई सिक्योरिटी वाले नेटवर्क को कैसे हैक किया जा सकता है? ये सवाल पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की नींद उड़ा देता है। और इसका हैरान करने वाला जवाब पोनेमैन इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में मिलता है। दुनिया भर में होने वाले लगभग 30% डेटा ब्रीच के पीछे कोई कॉम्प्लेक्स हैकिंग नहीं होती, बल्कि इंसानी गलतियां होती हैं। असल में हमलावरों को अब महंगे फायरवॉल्स तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वे सीधे सिस्टम इस्तेमाल करने वाले लोगों को टारगेट करते हैं। थकान हो, जल्दबाजी हो या बस पल भर की असावधानी, इंसान ही इस पूरी चेन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो जाते हैं। चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और फिशिंग की पूरी बनावट यानी इस चारे को बारीकी से समझते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि फिशिंग कोई हैकिंग टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग की एक बेहद स्मार्ट आर्ट है। इसे ऐसे समझिए जैसे असल जिंदगी में कोई बहरूपिया नकली वर्दी पहनकर सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे दे। डिजिटल दुनिया में साइबर अपराधी बिल्कुल यही करते हैं। वे बैंक, डिलीवरी कंपनी या किसी सरकारी संस्था का रूप धर लेते हैं ताकि संवेदनशील जानकारी आसानी से चुराई जा सके। ये पूरा खेल एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 स्टेप के प्रोसेस में काम करता है। पहला कदम देखने में बिल्कुल मासूम लगता है, किसी मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करना। लेकिन बस यहीं से बैकग्राउंड में असली खेल शुरू हो जाता है। दूसरा कदम है किसी अनजान डॉक्यूमेंट को खोलना, जो अक्सर एक ट्रैप होता है। फिर आता है तीसरा कदम, जो बहुत ही खामोशी से होता है। सिस्टम में चुपचाप मैलवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना। और आखिरी चौथा कदम, किसी असली जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालना। और बस पलक झपकते ही पूरा का पूरा नेटवर्क खतरे में आ जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, घोटाले का मनोविज्ञान यानी स्कैमर्स कैसे हमारे दिमाग को हैक करते हैं। सच कहूं तो हमलावर तकनीकी खामियों से ज्यादा हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अमिगडाला हाईजैक भी कह सकते हैं। होता क्या है कि जब मैसेज आता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है, तो तुरंत एक डर पैदा होता है। या फिर लॉटरी जीतने का मैसेज अचानक से उत्साह भर देता है। ये भावनाएं एक तरह की बनावटी जल्दबाजी पैदा करती हैं, जो हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को सोचने का मौका ही नहीं देती। और उसी घबराहट या लालच के पल में किसी ऑफिशियल लोगो और प्रोफेशनल लेआउट पर भरोसा कर लेना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये साइबर अपराध सिर्फ ईमेल इनबॉक्स तक सीमित नहीं रह गए हैं। शिकार फंसाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। एक है ट्रेडिशनल फिशिंग, जिसमें सामूहिक प्रसारण होता है, मतलब लाखों लोगों को रैंडम तरीके से ईमेल भेज दिए जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो जाल में फंसेगा ही। ये तरीका क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करता है। लेकिन दूसरी तरफ है स्पीयर फिशिंग, जो कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसमें हमलावर महीनों तक रिसर्च करते हैं, जैसे वो किसी कंपनी के सीईओ की लिंक्डइन प्रोफाइल की स्टडी करेंगे और फिर सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय को बिल्कुल सीईओ के नाम से एक हाईली टारगेटेड बिल पेमेंट का ईमेल भेजेंगे। यहाँ सारा फोकस क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि सटीक निशाने पर होता है। खतरे का दायरा अब बहुत बड़ा हो चुका है। स्मिशिंग में यही धोखा एसएमएस के जरिए दिया जाता है, जबकि विशिंग में फोन कॉल पर कस्टमर केयर अधिकारी बनकर जानकारी मांगी जाती है। एक बहुत ही एडवांस तरीका है फार्मिंग। इसमें तो किसी लिंक पर क्लिक किए बिना ही खतरा रहता है। अपराधी डीएनएस सर्वर में ही गड़बड़ कर देते हैं, जिससे सही वेब एड्रेस टाइप करने के बाद भी इंटरनेट ट्रैफिक चुपचाप फर्जी वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट हो जाता है।
इसके अलावा सेशन हाईजैकिंग के जरिए एक्टिव यूजर सेशन पर कब्जा कर लिया जाता है और क्लोन फिशिंग में पुराने असली ईमेल की बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाकर सुरक्षित लिंक को मैलिशियस लिंक से बदल दिया जाता है। अब ये स्कैमर्स इतने शातिर हो गए हैं कि ये सीधे सर्च इंजन के परिणामों में ही हेरफेर कर देते हैं, जिसे सर्च इंजन पॉइजनिंग कहा जाता है। ये लोग फर्जी वेबसाइटें बनाते हैं और सर्च इंजन पर विज्ञापन खरीदकर या एसईओ के साथ छेड़छाड़ करके उन फर्जी लिंक्स को सबसे ऊपर रैंक करवा लेते हैं। नतीजा, जब कोई आम इंसान सही बैंकिंग या फाइनेंस सर्विस सर्च करता है तो वो सबसे ऊपर दिखने वाले इन भरोसेमंद लगने वाले लिंक्स पर क्लिक कर देता है और सीधे स्कैमर्स के जाल में जा गिरता है। तो फिर बचा कैसे जाए? आइए चौथे हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम एक डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की तरह चेतावनी के संकेतों को पहचानना सीखेंगे। बचाव का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है वेबसाइट के एड्रेस में छुपी हुई उन बेहद छोटी विसंगतियों को पकड़ना जो पहली नज़र में दिखती ही नहीं। साइबर सिक्योरिटी में इसे होमोग्लिफ अटैक या टाइपो स्क्वॉटिंग कहते हैं। हमारा दिमाग शब्दों को एक एक अक्षर पढ़ने के बजाय पूरे शब्द के आकार को तेजी से स्कैन करने का आदी होता है, और अपराधी बस इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे डोमेन में अंग्रेजी के अक्षर ओ की जगह 0 लगा देंगे या एम की जगह आर और एन का इस्तेमाल करेंगे। एक झलक में देखने पर ये बिल्कुल असली ही लगते हैं। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन और उसमें अटैच्ड फाइलों के नाम पर ध्यान देना भी बहुत ही क्रूशियल है। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग तब खड़ा होता है जब ईमेल का सब्जेक्ट और अंदर की बात आपस में मैच नहीं करते। मिसाल के तौर पर ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा होगा अत्यावश्यक सुरक्षा अलर्ट, लेकिन जब ईमेल खोला जाए तो उसमें मौजूद लिंक या अटैचमेंट किसी इनवॉइस या अजीब से डिलीवरी लेबल को डाउनलोड करने की बात कर रहा होगा। ऐसे गोलमोल या डराने वाले सब्जेक्ट हमेशा शक के घेरे में आने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और बड़े सुराग होते हैं जो इन फर्जी मैसेजेस की पोल खोल देते हैं, जैसे रात के 3 बजे जैसे अजीब समय पर भेजा गया कोई ऑफिशियल ईमेल, या फिर डियर कस्टमर या डियर सर जैसे जनरल ग्रीटिंग्स। दरअसल अपराधी डार्क वेब से थोक में ईमेल लिस्ट खरीदते हैं, इसलिए उनके पास लोगों के असली नाम नहीं होते। इसके साथ ही अगर ईमेल में खराब ग्रामर है, अजीब सी भाषा इस्तेमाल हुई है या भेजने वाले के फ्रॉम फील्ड का नाम उसके असली नाम से मैच नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये 100% किसी धोखेबाज का काम है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर। रिस्क को कम करने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढाल कैसे बनाई जाए। साइबर अपराध से निपटने के लिए एक 2-pronged अप्रोच यानी 2 तरफा रणनीति की जरूरत होती है। इसमें इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों का रोल अहम है। इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले माउस घुमाकर उसे चेक करना और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। MFA का फ़ायदा ये है कि अगर कोई पासवर्ड चुरा भी ले तो भी उसे लॉगिन के लिए फ़ोन पर आने वाले कोड की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं कॉर्पोरेट लेवल पर नेटवर्क को सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल एक पनडुब्बी की तरह सोचिए, जिसे अलग अलग चेम्बर्स में बांटा जाता है। अगर एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो पूरी पनडुब्बी नहीं डूबती। इसके अलावा डेटा स्यूडोनिमाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां असली डेटा को नकली आइडेंटिफायर से रिप्लेस कर देते हैं। इससे अगर डेटा हैकर्स के हाथ लग भी जाए तो वो उनके किसी काम का नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए अगर दुर्भाग्य से कोई ब्रीच हो ही जाता है, तो ऐसे में क्या करें? हमले के बाद की शुरुआती कुछ घंटे, जिन्हें गोल्डन आवर्स कहा जाता है, बहुत क्रिटिकल होते हैं। उस वक्त तेजी से उठाए गए कदम तबाही को रोक सकते हैं। तुरंत हमले की पूरी डिटेल नोट करना, प्रभावित अकाउंट्स के पासवर्ड्स फौरन बदलना और हर जगह MFA एक्टिवेट करना बेहद ज़रूरी है। इसके तुरंत बाद अपने IT सपोर्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म करना और लोकल पुलिस या साइबर सेल को रिपोर्ट करना संभावित नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकता है।